नमस्कार साथियों। लोकगीत किसी भी देश की संस्कृति के संवाहक होते हैं। आप रहन सहन, खान पान या फिर आप वहाँ की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो लोकगीत एक माध्यम हो सकते हैं। और लोकगीत की अगर बात की जाए तो चूँकि ये हमारी ज़मीन से, हमारी मिट्टी से जुड़े होते हैं तो ये हमारे दिल के भी बहुत करीब होते हैं। तो आज विदुषी कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं लोक गायिका उपमा पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि उपमा जी आप किसी लोकगीत से कार्यक्रम की शुरुआत करें। बिल्कुल, कहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो भजन से ही शुरुआत करते हैं। तो 2 लाइन प्रभु को याद करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की गीत है ये। अब दुख हर लो भोलेनाथ, डमरू को बजाने वाले। अब दुख हर लो भोलेनाथ, डमरू को बजाने वाले। डमरू को बजाने वाले, डमरू को बजाने वाले, डमरू को बजाने वाले, डमरू को बजाने वाले। अब दुख हर लो भोलेनाथ, डमरू को बजाने वाले। कोई गंगा जल ले आए, कोई सरयू नीर भर लावे। कोई गंगा जल भर लावे, कोई सरयू नीर भर लावे। अब मेरे भोला करे स्नान स्नान, डमरू को बजाने वाले। अब मेरे भोला करे स्नान, डमरू को बजाने वाले। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। उपमा, अमूमन क्या होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम सोचते हैं हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर अगर आप म्यूज़िक की बात करें तो सीधे बॉम्बे जहन में आता है एंड सिंगर के तौर पर इंसान अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है। आपने लोकगीत कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं जय घोष चैनल को धन्यवाद देती हूँ, और समरीन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और जैसा कि आपने पूछा कि रुचि के बारे में, मेरी रुचि बहुत बचपन से ही रही लोकगीतों में। मेरे परिवार में जो मेरे मम्मी हैं, माँ और नाना जी, इन दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही मिलता था। ये लोग बचपन से, मतलब मैंने जहाँ से देखा है, वो लोग अक्सर हर जो हमारे संस्कार होते हैं, हर संस्कार पे उन लोगों का एक एक भजन कीर्तन, चौताल डड़ताल सब कुछ चलता रहता था। तो उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती थी कि मैं, ये लोग घर पे करते हैं, इन चीज़ों को मैं बाहर लेकर के आऊँगी। लेकिन समय की तगाजा रहा कि जो है हम इस क्षेत्र में नहीं आ पाए पहले। शादी के बाद मुझे इन सब में ज़्यादा वो छूट मिला। हाँ। तो पहले आपने लोकगीत सीखा या पहले शास्त्रीय संगीत सीखा? सबसे पहले तो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, फिर मैंने लोकगीत जो हमारे नाना मम्मी का था, ये तो मेरे जहन में घुसता ही रहता था कि ये ऐसे गाया जाता है, ऐसे ये किया जाता है। फिर मैंने बाद में ये फोक का सीख करके अपना जो है जगह जगह पे कार्यशाला वगैरह करना। किस तरह के जो फोक गीत हैं वो गाती हैं यूजुअली? मतलब जैसे अवधी है या फिर भोजपुरी है, इसमें क्या आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं? मैं अवधी और भोजपुरी दोनों गीत गाती हूँ। तो चूँकि फागुन का मौसम आ रहा है तो हम चाहते हैं कि फागुन से रिलेटेड आप कोई गीत सुनाएं। बिल्कुल। पत्नी का जो पति है वो प्रदेश में है, तो वो अपने पति के लिए बोलती है जी। चढ़त फागुन जियरा जरी गईल हो। चढ़त मतलब जब फागुन लगा है तो उसका जियरा जर गया, क्योंकि आप प्रदेश में बैठे हो, इसलिए वो अपने पति से बोलती है। चढ़त फागुन जियरा जरी गईल हो, मोरा सजना सनहिया बिसरी गईल हो। मोरा सजना सनहिया बिसरी गईल हो।
धरती अग्नि लागे जरे आसमनवा, रतियों जहरे लागे डंक मार दिनवा, कवने करनवा कवने करनवा निठुर नीर मोहिया रे, भेजले नायक भू संदेश रे संवरिया, भेजले नायक भू संदेश रे संवरिया। मतलब फागुन का जो मौसम होता है वो इतना सुहाना होता है कि बिना पति का तो अधूरा ही लगता है। फागुन में अगर पति साथ ना हो तो सब कुछ बेकार है। हाँ, लेकिन गीत संगीत से बात बन सकती है। जब बात आती है गीत संगीत की तो वो अपने गीत में अपना विरह प्रस्तुत करके वो बहल जाती है, बहक जाती है, उसमें बीत जाता है समय। लोकगीत की अगर बात की जाए तो 16 संस्कार के बारे में आप हमें बताइए कि ये क्या है 16 संस्कार और इसमें किस किस तरह के गीतों का समावेश है। 16 संस्कार हमारे जैसे मुंडन हुए, जनेऊ हुआ, शादी हुई, बच्चे का होना हुआ, उसमें सोहर उठाना होता है। इस तरह से हमारे 16 संस्कार मनाए जाते हैं और 16 संस्कारों का अलग अलग गीत है। अच्छा जी। तो ये फिक्स्ड होते हैं या फिर अलग अलग मतलब एक जैसे आपने सोहर की बात की तो कई तरह के सोहर हो सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वो सोहर में कई होते हैं। सोहर जैसे हम लोगों का होता है उसे गाते हैं। सोहर के शुरुआत में हम लोग पहले मैया को याद करते हैं, फिर उस पर गाते हैं बनने उठाना को लेकर के। तो मैं आपको उठाना सुनाऊं या सोहर सुनाऊं? आप क्या सुनेंगे? सोहर सुनेंगे। मचिया ही बैठेली सासू, अरे मचिया ही बैठेली सासू, होत बहू से या राज कर, बहू से या राज कर हो, बहू अर सागर हो चुनरिया तोहरी लाल हो या चरवा काहे धूमिल हो, गैनो में ए सासू गैनो हो ससुर, फूलवारिया हो ससुर फूलवारियानु हो, मोरी सासू रसवा से मत ले भवारवा हो या चरवा, हमरे लोढ़ई हो अचरवा, हमरे लोढ़ई हो। मतलब सास पूछती अपने बहू से कि आपकी चुंदरी जो चटकोर थी वो धूमिल क्यों हो गई। तो वो बोलती है कि मैं अपने ससुर के फुलबागी में गई थी, फुलवरिया में गई थी, वहाँ पे ये जो मेरी चुंदरी है ये धूमिल हो गई। अच्छा। ऐसे ही करके इसमें जैसे हम सास को ससुर को ले लेते हैं, जेठ देवर सैया ननद सबको हम इस गाने में याद कर लेते हैं। क्या बात है। तो आपके रिश्तों से जो जोड़ है, जो बंधन है वो और मजबूत हो जाता है। जी। गीतों का और बातों का सिलसिला जारी है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम विदुषी में। आपके साथ हूं मैं समरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लोक गायिका उपमा पांडे जी, जिनसे बात हो रही है लोक गायन पर। और लोक गायन की अगर बात की जाए तो हमारे सुख दुख, हमारा मनोरंजन, हमारे संस्कार, धर्म, इतिहास, रिश्ते, बहुत सारी चीज़ों का समावेश है लोक गायन में। लेकिन अगर हम लोक गायन की बात करें तो क्यों आज के दौर में जहाँ फिल्मी गाने इतने पॉपुलर हैं, गज़ल पॉपुलर है, पॉप सॉन्ग्स पॉपुलर हैं, पंजाबी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, बट लोक गायन समहाउ इन सब के कंपैरेटिव थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह देखती हैं उपमा? इसकी यही वजह है मैम कि आज का जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा डिस्को पसंद करने लगे हैं, इसलिए इसका बढ़ावा ज़्यादा हो गया है। और हमारे लोक जो गीत है इसमें रस है, इस रस को जो है वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सका जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। आज की पूरी पीढ़ी में लोक गीतों पर अगर एक लाइन किसी से पूछी जाए, किसी बच्चे से, तो उसे नहीं पता होगा सास ननद का मामला क्या है, कैसा नोकझोंक होता था,
कैसे पहले रस होते थे, मनोरंजन का साधन पहले कम होता था, तो पहले की जो औरतें रहती थी वो लोक गीतों से ही अपना मनोरंजन करती थी, अपने गायकी के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करती थी और वो खुश हो जाती थी। कभी ननद को उलाहना सास भौजाई देती है तो भौजाई कभी ननद को देती है, इसी तरह से देवर के साथ भी होता था। तो खट्टे मिट्टे रिश्ते जो है वो ऐसे ही चलते थे जी। अभी क्या है, ये जब मनोरंजन का समय आया तो इस पे ज़्यादा हिंदी सॉन्ग की चर्चाएं ज़्यादा होने लगी। जब सब लोग देखना वही हिंदी ही पसंद कर रहे हैं तो लोकगीत हमारा इसलिए पीछे छूट गया। अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सोच है, लोक विधा जो विलुप्त हो चुकी है उसे उभारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तक ये लोकगीत पहुंचे कि लोकगीत क्या है, लोकगीत हम लोग क्यों गाते हैं। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हम लोग लोकगीत का प्रस्तुत करते हैं। आपने बात की रिश्तों के मधुर बनाने की और आपने सास बहू नंद जेठ देवर इन सब का जिक्र किया। आई एम श्योर आपके पास इनसे जुड़े भी कुछ लोकगीत होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को आप उन्हें सुनाएं। बिल्कुल मैम। जब रही नोक झोंक की बात तो आते हैं एक कहरौआ, हमारे गांव में कहते थे कहरवा ताल को कहरौआ। अच्छा। शुद्ध हिंदी जो बोल है उसको कहरौआ कहते थे। तो हमारे गांव में खूब प्रचलित था ये गीत। वो हमने अपने नाना के मुंह से सुना था और बहुत ही अच्छा लगता है। वो आपसी सास बहू का नोक झोंक है, आपके सामने रखते हैं। हे अलग कई द्या हो अलग कई द्या, ये बहू कहती है अपने सासू से। हे अलग कई द्या हो अलग कई द्या, और सासू ताना जी नी मारा हो अलग कई द्या, सासू ताना जी नी मारा हो अलग कई द्या। मतलब कहती वो ताना मत मारिए, मुझे अलग बेशक कर दीजिए। अच्छा जी। तो नोक झोंक होते रहते हैं ना कि आपके तोहरे मायके से हई ना मिलल, तो तोहरे मायके से हऊ ना मिलल। तो उसी पे बहू कहती है अपनी सास से, अरे ना हमें चाही थरिया लोटा और ना बर्तन कै साधबा, ना हमें चाही थरिया लोटा अरे ना बर्तन कै साधबा। हे अलग कई द्या हो अलग कई द्या, हमरे नैहरे कई बटुला अलग कई द्या, सासू ताना जी नी मारा हो अलग कई द्या। कहती है कि जो मुझे आपका बर्तन नहीं चाहिए, आप ताना मत मारिए, मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन जो मेरे मायके का है वो चीज मुझे दे दीजिए, उससे मैं अपना गुजारा कर लूंगी। तो ये खूबसूरती है लोकगीत की, लोकगीतों का ये खूबसूरती है। बाद में कहती क्या, अंतिम पंक्ति में रखती हूँ, कहती है ना हमें चाहिए देवरा जेठा, मतलब देवर और जेठ हमें नहीं चाहिए, आप देवर जेठ को ले जाइए। ना हमें चाहिए देवरा जेठा और ना देवरा के साधबा। देवर एक ऐसा ससुराल में होता है कि जिससे सहानुभूति मतलब, होती है भाभी से, एक लगाव होता है, मनोरंजन का साधन बना रहता है। देवर और ननद ये दोनों लोग कमेंट होते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके पास हैं वो तो उसको पता ही होगा, आपको भी पता ही होगा। मैं तो कहती है क्या, ना हमें चाहिए देवरा जेठा और ना देवरा के साधबा, हे अलग कई द्या हो अलग कई द्या, हमरे नैहरे कई दामदा अलग कई द्या, हमरे नैहरे कई दामदा अलग कई द्या, अलग कई द्या हो अलग कई द्या, सासू ताना जी नी मारा हो अलग कई द्या, सासू ताना जी नी मारा हो अलग कई द्या। ये रहा हमारे गांव की मिट्टी। इससे लगता है कि मैं वाकई अपने गांव की खूबसूरती अपने शहर में रख रही हूँ, लोगों के बीच में। हाँ, आप अपनी बात भी कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं और बहुत प्यार से कर रहे हैं ये सब। उसमें मनोरंजन है, रस है, और आपके गीत जो है और जो बोली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी बहुत ढेर सारा प्यार है। तो बहुत प्यार से शिकायत हो रही है, ये है इसकी खासियत। बहुत ही सुंदर गीत आपने उपमा सुनाया। इसमें नोक झोंक थी, इसमें मधुरता थी, इसमें धीमे से एक धमकी थी। लेकिन मुझे एक वजह ये भी लगती है कि आज के दौर में चूंकि ज़बानें अलग हो चुकी हैं, उस वजह से आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं
उनमें उनकी लैंग्वेज जो है वो अलग हो चुकी है। चाहे आप लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें या आसपास की मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो चूँकि जब लैंग्वेज बदल जाती है और ये वही भोजपुरी में, अवधी ज़बान में आपका तो जो गाँव के लोग हैं उनका तो फिर भी एक कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन जो शहरी लोग हैं उनका कनेक्शन इसलिए टूटा है क्योंकि वो इस ज़बान को, इस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह है लोकगीतों से लोगों का डिस्कनेक्ट होने की? बिल्कुल मैम। समरिन जी, आपको बताएं कि जो हमारी जनरेशन है, जो बाहर जैसे किसी का पिता विदेश में नौकरी कर रहा है तो अपने बच्चों को लेकर के वो विदेश में रह रहा है, तो वो विदेशी चीज़ों से ही लिप्त रहेगा क्योंकि उसको तो वो चीज़ तो उसको दिया नहीं जा रहा, वो संस्कार उसे दिया नहीं जा रहा। मेरा अपना मानना है कि आप कहीं भी रहो, लेकिन जो अपने अवध का है, अपनी जो परंपराएं हैं, अपने जो संस्कार हैं, इसे अपने बच्चों से जरूर अवगत कराना चाहिए। जब माँ बाप इस चीज़ को सोचेंगे कि हमारा बच्चा हमारी जन्मभूमि का जो मातृभाषा है, हमारी जो परंपराएं, हमारा जो धरोहर है, हमारा जो लोक संस्कार है, उसे जो है जब हम अपने बच्चे में बताएंगे तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं भागेगा। अपनी मिट्टी से प्रेम उसे जरूर होगा और कभी ना कभी वो गांव आएगा। अभी क्या है, वजह यही है कि जो विदेश में पल बढ़ गए हैं, गांव में आकर के उनका सूट ही नहीं करता। पता चलता है कि तो उनको मिट्टी से एलर्जी हो गई, इस चीज़ से एलर्जी हो गई। भैया क्यों हो गया? अपने थोड़ा सा समय निकाल करके अपना मातृभूमि दिखाइए, बताइए बच्चों को, वो संस्कार दीजिए, बिल्कुल किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होगा। जब वो जानेगा, वहाँ का माहौल मिलेगा, उसको पता चलेगा, तब वो आकर के मिल जाएगा यहाँ हमारी जन्मभूमि पे। और जब वहीं रहेगा तो वो भागना चाहेगा बच्चा, मुझे एलर्जी हो गई, ये हो गया, तमाम बातें हो जाती हैं। तो हमारा यही मानना है कि जहाँ भी कहीं रहें तभी हम लोग परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं से बच्चों को जो है वो अवगत कराएं आप। जी मैम, तभी हम ये करा सकते हैं जब हर व्यक्ति इस चीज़ को सोचेगा। और हम अभी इसी पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी लोक परंपरा है, जो हमारी संस्कृतियाँ विलुप्त हो रही हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए जहाँ भी मुझे समझ में आता है मैं वहाँ जा कर के उसके बारे में बताती हूँ कि ये संस्कार अपने बच्चों को अवश्य दीजिए। और सफल भी हो रहा है। आज के बच्चे चाहे विदेश के हों, चाहे कहीं से, जो मुझसे कनेक्ट हैं, उन सभी को बड़ा मनोरंजन, बहुत अच्छा लगता है ये पारंपरिक गीतें। मैं पारंपरिक गीतों अभी आपसे बता रही हूँ, यहाँ मैंने एक DK पांडे जी प्रमुख सचिव रहे, वो रिटायर्ड हो गए, उनके यहाँ शादी था, उनके बच्चे विदेश से आए हुए थे और मैंने जैसे ये गाना वहाँ पे रखा, सासू ताना जी निमारा हो अलग कैदा, वो लोग इतना झूम के नाचे क्योंकि वो उसका महत्व जानते थे। उसे मैं महत्व वो चीज़ बता चुकी थी कि इसका मतलब क्या है, ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि हमारा जो हम टीवी से मनोरंजन कर रहे हैं, हम अपने गीतों से मनोरंजन जब करेंगे तो हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर होगा और हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति, धरोहर आगे बढ़ेगी। मुख्यतः किन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है लोकगीतों में? लोकगीतों में जैसे ज़्यादातर ये ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया और आपका ये तबला, इन्हीं सब चीज़ों का ज़्यादा वो होता है। झाल हो गई, जब फगुआ का होता तो उसमें तो ज़्यादातर ये ढोलक और ये झाल, मजीरा, यही सब ज़्यादा चलता है उसमें। और इतना आनंद आ जाता है, अब आपसे क्या बताएं। आप टीवी देखना मैम भूल जाएंगी जब गांव में आप जाइए और वहाँ पे फगुआ हो रहा हो मस्त, सब पुरुष महिलाएं बैठे रहते हैं, उनकी अलग अलग टीम होती है, एक तरफ से महिलाएं उठाती हैं तो दूसरी तरफ से हमारे पुरुष भैया लोग उठा लेते हैं। इतना आनंद आ जाता है कि टीवी देखने का मन ही नहीं होता। और उसमें इतने रस होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। क्या बात है। उपमा, अब मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो अगर लोकगीत या लोक गायन सीखना चाहते हैं तो उसके क्या माध्यम हो सकते हैं, किन किन तरीक़ों से वो इस विधा को या इस शैली को सीख सकते हैं? जैसे वो कार्यशाला अटेंड करें, कार्यशाला होता रहता है, कभी फगुआ का हुआ तो कभी कजरी का हुआ, कभी जो है हमारे लोकगीतों पर ब्रज के गीत हो गए, बुंदेली हो गए, इन सब की कार्यशाला चलते रहते हैं। उसे अटेंड जब करेंगे तो बच्चों को उसका भाव समझ में आएगा। वो इस तरह के सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं हमारी लोक परंपराएं क्या है, हमारा संस्कृति धरोहर, लोकगीत क्या है, अवधी क्या है, भोजपुरी क्या है। तो आजकल तो यूट्यूब पे तमाम पड़े हुए हैं, वहाँ से भी लोग सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे साथ और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।